हेलो माय डियर टू बी डॉक्टर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 क्लास 12 की, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो क्लास 12 में पढ़ लिया उसका ओवरव्यू करते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओगे बायोलॉजी क्या होती है? अभी तक तो आप सबको याद हो गया होगा। सोचते भी होगे कि डेली सुबह अपन सबसे पहले ये क्यों रिवाइज करते हैं। बच्चों, इससे हमारा फ्लो बना रहता है जो चैप्टर पढ़ते हैं उसके लिए, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक हम लोगों ने ये चीजें कवर कर ली। तो सबसे पहले किसकी स्टोरी है बायोलॉजी? तो बायोलॉजी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टोरी है, और जितने भी लिविंग प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही है उनकी स्टोरी। क्लास 11 में आने के बाद जो सबसे पहला हमारा डाउट था वो था क्लास 12 में आने के बाद कि ये आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने कैसे। तो फिर हम लोगों ने बोला वो तो रिप्रोडक्शन से बने, और फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में सब कुछ पढ़ा, प्लांट्स के भी एनिमल्स के भी। लेकिन ये रिप्रोडक्शन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अब रिप्रोडक्शन से हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि हम लोग बने कैसे, लेकिन हम लोग के अंदर ऐसा क्या आ रहा था जो हम लोग अपने मम्मी पापा जैसे दिख रहे थे? आखिर ऐसी क्या चीज थी? तो वो थे जीन्स, जो कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। ठीक है, मम्मी पापा से हमारे अंदर जीन्स है, लेकिन ये जीन्स किसके बने हैं, इसका क्या मॉलिक्यूलर बेसिस है? तो इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस है वो डीएनए है। ये किस जेनेटिक मटेरियल के बने, ये हम लोगों का क्वेश्चन आया। तो इसका भी आंसर हम लोगों ने कर लिया। जब हम लोगों ने इसका आंसर कर लिया, फिर हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि मैम हम लोगों ने ना हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ा है कि हम लोग बंदर से बने हैं। क्या ये बात सच है ना? इसकी थोड़ी हिस्ट्री से हमें बता दो। तो फिर हमने बोला कि चलो हम लोग तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बता देते हैं, लाइफ फॉर्म्स की, आगे ये यूनिवर्स कैसे बना, इसमें ऑक्सीजन कैसे आया, पानी कैसे आया, सारी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो वो हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में। हम थोड़ा डॉक्टर डॉक्टर वाला फील कम आ रहा था अभी तक तो हमें, तो थोड़ा डॉक्टर वाला फील चाहिए था। तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी डिजीज के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। लेकिन हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या देखा बच्चों, कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ डिजीज डिजीज करा रहे हैं। फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या कोई ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारे लिए यूजफुल भी है? तो बिल्कुल है। तो फिर हम लोगों ने ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कंप्लीट कर लिया। अभी तक हम लोग बेसिक सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में किस कोई चीज को इधर उधर कहीं साइंस कहीं टेक्नोलॉजी हम लोगों ने नहीं लगाई। आया कि बायोलॉजी में चलो अपन टेक्नोलॉजी लगाते हैं, क्योंकि अब बायोलॉजी थोड़ी एडवांस होती जा रही है, तो अपन इसमें टेक्नोलॉजी लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके जो हमारे यूज के, मतलब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज से कुछ प्रोडक्ट्स बनाया जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूज के लिए। कितनी इंटरेस्टिंग थी। तो बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लगा दी। अब हम लोगों को इतना कुछ पता चल गया। मैम हम लोगों ने ना फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ रहते हैं ना, वो इंटरैक्ट करके रहते हैं। उनके पास इंटरैक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। मैम ये इंटरैक्ट कैसे करते हैं ये हमें जाना। तो मुझे बोला चलो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो आज से जो हम लोग लास्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी की, उसमें सबसे पहले हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में वो कैसे इंटरैक्ट करके रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। एंड इनफैक्ट अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हैं, आज के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ही वजह से बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसको बचाने की भी जरूरत है। तो फिर थर्ड चैप्टर क्या है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये तीन चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करके रह रहे, इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरैक्ट करके रह रहे। इनफैक्ट ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ रह रहे हैं वहां पे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, हैबिटेट लॉसेस हो रहे हैं, तो उनको कैसे कंजर्व किया जा सके वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये जो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ये तुम्हें 4 से 5 पीवाईक्यूज देगा। ठीक है, इकोसिस्टम वाला चैप्टर 2 से 3 पीवाईक्यूज देगा, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला चैप्टर तुम्हें 3 से 4 पीवाईक्यूज देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले ओआरएस से पहले अगेन चैप्टर से ही हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि एकदम कहानी जैसी है, तुमको कहानी जैसे ही याद रखना है। सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन में ये बोल रहे हैं कि हमें पता है कि हमारी जो दुनिया है वो इतनी डाइवर्स है, इतनी सुंदर है, इतनी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे? क्योंकि तुम खुद ही देखो हमारे बॉडी में सेल्स है, लेकिन सेल से पहले क्या है, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर के एक सेल बनते हैं। फिर सेल्स क्या बनाते हैं, मिलकर के टिश्यूज, टिश्यूज ही ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स पे क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, वही ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, वही पॉपुलेशन बनाते हैं, वही कम्युनिटीज बनाते हैं, एंड बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर के अल्टीमेटली क्या बनते हैं, अल्टीमेटली वो बच्चों बायोम्स बनाते हैं। तो बायोम्स क्या है? मैम यहाँ पे अभी तक जितने वर्ड्स थे ऑलमोस्ट सब सुने सुने थे, बायोम्स नहीं सुना। बायोम सिंपल होता है बच्चों, एक कोई ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल्स रह रहे अकॉर्डिंग दैट एरिया की गवर्नमेंट, वो क्या हो गया, बायोम हो गया। जैसे कोई रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वो बायोम्स है। कहीं ओशन है तो वो बायोम्स है, ओशन में डिफरेंट टाइप ऑफ वो एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं, एक्वाटिक प्लांट्स है, तो वो एक्वाटिक बायोम हो गया। वैसे ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपर साइकोलॉजिकल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या कभी तुम शांत बैठ के खुद से बैठ करके ये सोच रहे हो क्या कि बुलबुल कैसे गा रही है?
बुलबुल जो गा रही है, वो कैसे गा रही है, कभी बैठ कर के सोचा है? अब इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो 2 क्वेश्चन्स भी अराइज़ होते हैं। एक तो गा कैसे रही है और गा क्यों रही है? कभी बैठ के सोचा है, इतनी शांति है कहाँ मैम, मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बात सच है। लेकिन जब ये बैठ कर के सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा हाँ, कोई वॉइस बॉक्स होगा, जिसकी वज़ह से गा रही होगी। तो मैकेनिज़्म तो वैसा ही होगा जैसे हम बोल रहे हैं, वैसे उनके पास भी कुछ साउंड बॉक्स होगा बोलने के लिए। ठीक है? क्यों गा रही है? तो थोड़ी स्टडी करोगे तो ये पता चलेगा कि वो आपस में इंटर-ब्रीडिंग करने के लिए अपने पार्टनर को बुला रही है। गा तो वैसे ही जब तुम बैठोगे तो तुमको पता चलेगा कैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो आपस में ही इंटरैक्ट कर रहे हैं और कैसे इतने अच्छे से रह रहे हैं। अब वो बुला रही है गाना गा के अपने पार्टनर को, लेकिन उससे उसके गाने सुन के अच्छा किसको लग रहा है? ह्यूमन्स को, क्योंकि वो सूदिंग फीलिंग होता है, माइंड को रिलैक्स करता है। तो ऐसे इंटरैक्ट करते हुए सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो है वो रहते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहला सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, वो है इकोलॉजी। बच्चों ये हम लोगों ने बोला ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इंटरैक्ट करके रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट के साथ। तो इसको स्टडी कहाँ करेंगे? कोई सब्जेक्ट है क्या ये इंटरैक्शन की स्टडी के लिए? तो बिल्कुल, इसके लिए एक पूरी सब्जेक्ट है जिसका बस हम लोग 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो डील करती है इंटरैक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिज़म्स, बिटवीन ऑर्गेनिज़म्स एंड द ठीक है? तो जो ये इंटरैक्शंस है वो किन-किन लेवल पे इंटरैक्शंस होगा? तो सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल ऑर्गेनिज़्म के लेवल पे इंटरैक्शन होगा। जब ऑर्गेनिज़्म के लेवल पे इंटरैक्शन हो गया, फिर पॉपुलेशन के लेवल पे इंटरैक्शन होगा। पॉपुलेशन के लेवल पे हो गया, फिर कम्युनिटी के लेवल पे इंटरैक्शन होगा और कम्युनिटी के लेवल पे हुआ तो फिर अल्टीमेटली कम्युनिटी क्या बनाएगी बहुत सारी मिलकर के बायोम्स। तो इस इतने लेवल पे इंटरैक्शन, ठीक है? अब हम लोग ऑर्गेनिज़्म और उसके एनवायरनमेंट की बात करें। यहाँ पे तो हम लोग सबको सबको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जहाँ हो, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगेन डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिपिटेशन बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे तुम्हें जैसे बायोम्स नया लगा, कुछ बच्चों को प्रेसिपिटेशन का भी मतलब नया लगेगा। प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं बच्चों, लैंड में किस फॉर्म में गिरता है? स्नो के फॉर्म में गिरता है या रेन के फॉर्म में गिरता है, वही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है? तो मान लो किसी एरिया की टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है। उसका एग्ज़ाम्पल क्या होगा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसका प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है। ठीक है? अब कुछ एरिया जिसमें टेम्परेचर भी कम है और प्रेसिपिटेशन भी कम है, वो एरिया का क्या नाम हो गया? आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन उसी के वेरिएशंस पे डिजाइन है। यहाँ पे एक बात तो तुम्हें पता है कि टेम्परेचर में वेरिएशंस आ क्यों रहा है? हमें पता है सन के अराउंड क्या घूमता है? अर्थ। और जैसे-जैसे जब वो अपना पोज़ीशन चेंज करता है इसी की वज़ह से क्या होता है? टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है? इतना दूर तक तो हम लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम चाहे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि तुम चाहे कोई स्कॉचिंग हीट वाली जगह, डीप थर्मल वेंट्स ही क्यों ना ले लो, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज़म्स पाए जा रहे हैं। चाहे तुम एकदम ठंडी जगह क्यों ना ले लो, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज़म्स पाए जा रहे हैं। चाहे तुम एकदम मार्शी एरियाज़ क्यों ना ले लो, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज़म्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी टाइप अडैप्ट करके हमें मिलते हैं। ठीक है? इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ एनवायरनमेंट में पैदा है, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्किन में भी माइक्रोब्स है, हमारे गट फ्लोरा में माइक्रोब्स है, मुँह के अंदर माइक्रोब्स है, हर जगह ऑलमोस्ट क्या है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अकॉर्डिंग टू द अडैप्टेशन वो वहाँ पे रहते हैं। ठीक है? यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि ये किस-किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हमें पता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, पानी पे डिपेंड करेंगे, लाइट पे डिपेंड करेंगे और सॉइल पे डिपेंड करेंगे, ठीक है? ये तो तुम्हारे एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। लेकिन क्या ये सिर्फ एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? नहीं। ये तुम्हारे बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है? अब यहाँ पे एक वर्ड आती है बच्चों नीश। नीश आई थिंक थोड़ा-थोड़ा मतलब सुना हुआ वर्ड लग रहा होगा। नीश मैं तुम्हें एक सिंपल सा लैंग्वेज में बताती हूँ, नीश क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके रह रहा है, वहाँ पे उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और अपना बेस्ट ऑफ द फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसको बोलते हैं ये इसका नीश है। मान लो मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरा नीश काम क्या है? पेशेंट का ट्रीटमेंट करना। कोई डांसर होगा तो उसका नीश क्या है? स्टेज में परफॉर्म करना। कोई बिज़नेसमैन होगा तो उसका नीश क्या है? सामान बेचना। तो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट नीश होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के डिफरेंट डिफरेंट नीश होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है। हर ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस होता है जो वो टॉलरेट कर सकता है। मतलब वो जिसमें अडैप्ट कर पा रहा है, वो जिसमें सर्वाइव कर पा रहा है और रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है और एक फंक्शनल रोल परफॉर्म कर रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम में।
ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? नीश बनाते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो समझ आ गया। अब किन-किन एबायोटिक फैक्टर्स पे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स डिपेंड कर रहे हैं? बहुत सिंपल, सबसे पहले टेम्परेचर, हम सबको पता है, टेम्परेचर के बारे में तो किसी को जानना नहीं है। कुछ लोग ठंडे जगह पे पाए जाएँगे, कुछ लोग गर्म जगह पे पाए जाएँगे। अब यहाँ पे सबसे बेसिक क्या है कि हमें पता है कि जैसे ही हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, क्या होता है? टेम्परेचर कंटीन्यूअसली डिक्रीज़ होता है। वैसे ही प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। हमें पता है पोलर एरियाज़ में तो सब ज़ीरो टेम्परेचर पाए जाते हैं। वहीं तुम एकदम हाई एल्टीट्यूड्स पे चले जाओ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये समर्स में, तो वहाँ पे मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। इतना ही नहीं, अगर तुम थर्मल स्प्रिंग्स या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जाओगे तो वहाँ तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। तो टेम्परेचर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारी चीजें डिपेंड करें। तो इसका बेसिक एग्जांपल क्या है कि अगर तुम मैंगो ट्रीज को देखोगे तो क्या तुम्हें मैंगो ट्रीज हर जगह ग्रो करते हुए मिलेंगे, या फिर उसका भी कोई कंडीशन होगा, कोई एक टेम्परेचर होगा जिसको वो अडेप्ट कर चुका है, उसके अलावा अगर कोई टेम्परेचर कहीं और पे होगा तो वो नहीं पाया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे कभी भी मैंगो तुम्हें टेम्परेट कंट्रीज में नहीं मिलेगा। कनाडा, जर्मनी, ये सब में तुम्हें कभी भी मैंगो ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा। अब स्नो लेपर्ड, नाम में ही स्नो है तो वो स्नो एरिया में ग्रो करेगा। क्या वो केरला जैसे गर्म जगह, केरला फॉरेस्ट में हमें मिलेगा क्या स्नो लेपर्ड? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब ट्यूना फिश है, ट्यूना फिश कभी भी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के बाहर नहीं मिलेगी, ये भी बात सच है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती है कि जो ऑर्गेनिजम्स होता है एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वो क्या होता है यूरीथर्मल। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही रेगुलेट कर सकते हैं या फिर अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीनोथर्मल। ये भी बात सही है, ठीक है? तो यूरीथर्मल का मतलब और स्टीनोथर्मल का मतलब हम लोगों को पता चल गया और टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी भी क्लियर हो गई। अब यहीं पे आता है बच्चों पानी। ऑब्वियसली दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी पर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पानी होगा तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तभी ना हमें खाना मिलेगा। ये बात तो सही है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस भी नहीं बोले, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट किस पे डिपेंड करती है? पानी पे डिपेंड करती है। पानी नहीं तो हम लोग के लिए कुछ नहीं। अब ये बात है कि हम लोग पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो तो पानी में ही रह रहे हैं, तो उनको तो पानी मिल रहा है, फिर भी उनको क्या ऐसे फैक्टर्स है जो पानी की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं? बच्चों वहां पे सिर्फ पानी होना, पानी का प्रेजेंट होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। वहां पे पानी का केमिकल कंपोजिशन, पानी की क्वालिटी कैसी है ये भी मैटर करते हैं। जैसे हम लोगों के लिए तो पानी का होना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है पानी तो है लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका पीएच, उसका सॉल्ट कंसंट्रेशन सब कुछ मैटर करता है। जैसे अगर तुम देखो कोई इनलैंड वाटर्स में तो 5 से कम अगर वहाँ पे सॉइल कंसंट्रेशन हो तो अच्छा है, और 30 टू 35 तुमको सी में देखने को मिलता है, और हाइपरसैलाइन लगून्स के लिए तो मोर देन 100 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगेन सेम डेफिनेशन, जैसे यूरी थर्मल था जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को एकोमोडेट कर सकता था, वैसे ही कुछ यूरी हलाइन एनिमल्स होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज को टॉलरेट कर पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं स्टीनो, जैसे थर्मल था वैसे यहाँ पे स्टीनो हलाइन जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज को टॉलरेट कर पाते हैं। क्लियर है? अब यहीं पे बात होगी आखिर हम लोग फ्रेश वाटर एनिमल्स और सलाइन मराइन वाटर एनिमल्स अलग क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रेश वाटर वाले मराइन में नहीं रह सकते और मराइन वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। इतना बेसिक्स तो हमें क्लियर है। अब यहीं पे बात आती है बच्चों लाइट की। लाइट के बारे में तो सबको पता है, लाइट पड़ेगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट खाना बनाएगा, और प्लांट खाना बनाएगा तभी हमें क्या मिलेगा? हमें भी खाना मिलेगा। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है लाइट? नहीं बच्चों, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं। अगर देखा जाए तो ये प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये सिर्फ प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स हमें खाना दे रहे हैं? नहीं, एनिमल्स भी ये जो डायरनल वेरिएशंस होते हैं बच्चों, इसी के बेसिस पे अपना शिकार करने का टाइम डिसाइड करते हैं, अपना प्रोडक्शन करने का टाइम डिसाइड करते हैं, अपना माइग्रेट करने का टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है? अब ये तो बात रही वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसको लाइट मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो एकदम डीप सी वाटर में, उनको तो पता ही नहीं है कि बाहर कोई ऐसे सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाहर कोई ऐसी लाइट नाम की चीज भी है, क्योंकि एकदम डीप थर्मल वेंट्स में प्रेजेंट है, एकदम डार्क एरियाज में प्रेजेंट है। ठीक है? अब यहाँ पे एक और बात आती है, अब जो लाइट के जो रेज आ रहे हैं, सनलाइट की जो रेज आ रही है, सारी रेज इज यूजफुल या फिर कुछ ऐसी भी रेज है जो हार्मफुल है हमारे लिए? ऑब्वियसली तुम लोग सब सनस्क्रीन यूज करते होंगे, क्यों? क्योंकि हम लोगों को यूवी लाइट से प्रोटेक्शन चाहिए। जो सनलाइट की यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो तो अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट्स है, वो तो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो स्पेक्ट्रम क्या हो गई? हमारे लिए खराब हो गई। तो सनलाइट में भी बहुत सारी चीजें, एक तो डीप सी वेंट्स में, डीप ओशंस में, यहाँ पे सनलाइट का कोई रोल नहीं है। अब सनलाइट के सारे कंपोनेंट्स यूजफुल नहीं, ये भी जानना है। सिर्फ सनलाइट खाना प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फ्लावरिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एनिमल्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट फोरेजिंग एक्टिविटी, माइग्रेटरी एक्टिविटी, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आती है बच्चों सॉइल। अगेन तुम ये सोचते होगे कि सॉइल अगर प्रेजेंट है तो अच्छा है ना, मिट्टी है, मिट्टी हमारे देश की मिट्टी, वहां पे सोना उगले, मतलब वहीं पे सारे जितने भी प्लांट्स है ये सब उसी में ग्रो करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ मिट्टी का होना इज इम्पोर्टेंट? अगेन नहीं। जस्ट लाइक एक्वाटिक एनिमल्स में सिर्फ पानी का होना इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे सोइल का कंपोजिशन क्या है, वहां पे ग्रेन की साइज क्या है, ग्रेन का एग्रीगेशन किस हिसाब से, क्योंकि वही तो डिटरमाइन करेगा कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है और एक प्लांट को दे सकता है। ठीक है? और उसी के बेसिस पे तो डिटरमाइन होगा कि वहां पे हर डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफी में, डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस पे किस टाइप के वेजिटेशन ग्रो करेंगे। ठीक है?
अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है बच्चों, जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होता है ना, उसमें सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एकदम लोअर में एनिमल्स जो रहते हैं, जो एकदम डीपर पार्ट में जिसको हम लोग बेंथिक एनिमल्स बोलते हैं, वो अगेन सॉइल के कंपोजिशन पे डिपेंड करते हैं, सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करते हैं क्योंकि वो रह ही रहे एकदम नीचे, एकदम सॉइल के पास। ठीक है? ये वाली पॉइंट तुम्हें याद रखनी है कि बेंथिक एनिमल्स क्या होते हैं? बेंथिक एनिमल्स एकदम लोअर पार्ट ऑफ ओशंस में जो रहते हैं, डीप ओशंस में जो रहते हैं, उसको बोलते हैं। इतना दूर तक क्लियर आ गया? अब ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है हम लोग उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मतलब अगर कोई टेम्परेचर में चेंज हो, पानी में चेंज हो, सनलाइट में चेंज हो, सॉइल के कंपोजिशन में, तो हम लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? अब देखो, हम लोग ह्यूमन्स क्यों हैं? क्योंकि हम ह्यूमन्स इतने कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के पास नहीं है। ये बात तो हमें पता है। उसमें वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग बच्चों ये होता है कि हम होम्योस्टैसिस शो कर सकते हैं। मतलब बाहर कुछ भी हो, हमारा जो इंटरनल कोर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरनल कोर में कुछ भी चेंजेस नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? बाहर आप ठंडी कर लो, कितनी भी ठंडी कर लो हम शिवर करेंगे और हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। बाहर कितनी भी गर्मी कर लो हम क्या करेंगे? स्वेटिंग करेंगे और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। तो ये जो कैपेबिलिटी है कि हम अपना बॉडी का टेम्परेचर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कंटीन्यूअस कांस्टेंट रख पा रहे हैं डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसको अपन होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी जो ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज द रेगुलेटर बच्चों। ठीक है? यहाँ पे चार वर्ड्स आते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब सबसे पहला मैंने क्या बताया? रेगुलेट। अगर ये वही वाला एग्जांपल है, हमें पता है कि हम अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखना है। अब चाहे बाहर गर्मी कर लो, बाहर ठंडी कर लो, कुछ भी कर लो, हम तो उसको मेंटेन कर ही लेंगे। ठीक है? एक ये एग्जांपल हो गया कि रेगुलेशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास। कुछ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन मुझे ये जानना है कि 99% एनिमल्स और नियरली जितने भी प्लांट्स हैं वो रेगुलेट नहीं कर सकते। दे चेंज अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो उसको बेसिकली हम लोग कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। ठीक है? तो इसका डायग्राम है बच्चों बहुत अच्छा सा। देखो, अब यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनल कांस्टेंट है किसका? रेगुलेटर्स का। क्यों? क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। ठीक है? लेकिन अब तुम वहीं पे देखो कॉन्फॉर्मर्स, बाहर का चेंज किया, अंदर का भी चेंज हुआ, बाहर का चेंज हुआ तो अंदर का भी चेंज हुआ। दीस आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मर्स। तो रेगुलेटर्स एंड कॉन्फॉर्मर्स के बीच में डिफरेंस समझ आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। कुछ एनिमल डरपोक माइग्रेट करेंगे, डरपोक भी बोल सकते हैं उनको, स्मार्ट भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर तुम्हारे जगह पे ठंडी हो गई, दिल्ली में गर्मी हो गई मानो, तो तुमको कोई ठंडी जगह जानी है क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तुम शिमला भाग करके जा सकते हो छुट्टियों में। सही बात है। अब यहीं पे तुम ऐसा सुनते होंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। जो लोग राजस्थान में भरतपुर ये सब जगह पे रहते होंगे, उनको पता होगा कि साइबेरिया से दूर-दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स आती है जब वहाँ पे ठंडी होती है तो। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। तो बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? माइग्रेट करके। अब एक बहुत डिफरेंट टाइप का जैसे सस्पेंड, मतलब वो सस्पेंड कर देंगे। बाहर जैसे ही उसको पता चला कि उसके अकॉर्डिंग का टेम्परेचर नहीं है, वो सारी एक्टिविटी को सस्पेंड कर देगा। मतलब वो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसकी होती है, उसको सस्पेंड कर देगा। या तो फिर जैसे कुछ जो बैक्टीरिया, फंगस, लोअर प्लांट्स ये सब क्या करते हैं? अपने बाहर एक थिक वॉल स्पोर्स बना लेते हैं। मैं तो रेजिस्टेंट हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सो जाऊंगा क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है। जैसे ही मेरे अकॉर्डिंग टेम्परेचर मिलेगा, मैं क्या करूंगा? मैं जर्मिनेट कर जाऊंगा। ठीक है? तो ये सारी कैपेबिलिटी प्लांट्स में होती है, कुछ फंगस और कुछ बैक्टीरिया में होती है। ठीक है? अब एनिमल्स एनिमल्स ना तो भाग सकते हैं और ना ही एनिमल्स अपने अराउंड स्पोर्ट्स बना सकते हैं। तो एनिमल्स क्या करें बेचारे? एनिमल्स सोने चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको लगा कि उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर नहीं है, जैसे बियर्स को ले लो, बियर्स बच्चों ठंड में कहाँ मिलेंगे? कहाँ सोएं? तो वो अंदर सोने के लिए चले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। वो भाग के अपना भाग तो सकते नहीं, वो आराम से सो गए। उसको पता ही नहीं बाहर का टेम्परेचर कितना ही बढ़ा लो, कोई मतलब नहीं, वो डीप स्लीप में 6 महीने की स्लीप में चले गए। ठीक है? और कुछ वैसे ही आते हैं तुम्हारे स्नेल्स और फिशेस। अब गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो गर्मी में सोने चले जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो अगर तुम ठंडी में सोने जाते हो तो दैट इज हाइबरनेशन, और गर्मी में सोने चले गए तो उसको हम लोग ने बोल दिया एस्टिवेशन। कुछ जू प्लैंक्टन स्पीशीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जो लेक्स और पॉन्ड्स सब में मिलते हैं, वो तो सो नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, वो डायापॉज स्टेज में जाते हैं। वो उनका डिफरेंट स्टेज है जिसमें वो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करते, कुछ भी अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, उसको डायापॉज स्टेज बोलते हैं। बच्चों ये सब ना सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक अभी तक तो इससे एज सच कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है? अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अडैप्टेशंस, जो कि ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल्स पढ़े उसी का एक पार्ट है। अडैप्टेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म की एक एट्रीब्यूट जिसके बेसिस पे वो अपने अंदर या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेगा, या तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस करेगा, या तो वो बिहेवियरल चेंजेस करेगा। क्यों? ताकि वो एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए अकॉर्डिंग टू इट्स हैबिटेट। क्योंकि हमें पता होता है एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? एक अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी, कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करके सर्वाइव कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कंगारू रैट्स है, ठीक है? कंगारू रैट्स डेजर्ट में रहते हैं। अब डेजर्ट में पानी की कमी है, तो 2 काम वो कर सकते हैं। या तो पानी के लॉस को कम कर दें,
या तो अपने अंदर पानी बनाना स्टार्ट कर दे। तो वो क्या करते हैं, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे तो अंदर पानी बना देते हैं। या तो फिर वो अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मिनिमम यूरिन का लॉस होगा तो अल्टीमेटली मिनिमम पानी का लॉस होगा। वैसे ही सेम अब डेजर्ट में जो प्लांट्स है, अगेन उनको तो पानी अच्छे से मिलेगा नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने क्यूटिकल को थिक कर लेते हैं, स्टोमेटा को डीपर पार्ट में, डिप पेट्स में स्टोर कर लेते हैं। क्यों? ताकि वाटर लॉस क्या हो, मिनिमाइज हो जाए थ्रू ट्रांसपिरेशन। ऑल्सो उनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होती है, जिसको हम लोग कैम पाथवे बोलते हैं। जिसके हेल्प से क्या होता है, वो दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज ही रखते हैं, ताकि वाटर लॉस अगेन क्या हो, कम हो। अब कुछ ऐसे प्लांट्स मान लो जैसे ओपनशिया। ओपनशिया के पास तो लीव्स ही नहीं है, बेचारे फोटोसिंथेसिस क्या करेंगे। अगेन वो क्या अडेप्टेशन करते हैं, वो बोलते हैं मैं तो अपने स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस कर लूंगा, क्योंकि स्टेम्स उनके क्या है, फ्लैट है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मैमल्स की, जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं। अगेन बच्चों, अगर मान लो कोल्ड क्लाइमेट है और बड़े-बड़े कान है, बड़ी-बड़ी और मतलब लिम्स है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा हीट लॉस होगा और कोल्ड एनवायरनमेंट में ज़्यादा हीट लॉस होगा, तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएँगे? तो मैमल्स जो कोल्डर एनवायरनमेंट्स में रहते हैं, कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, उनके कान जनरली छोटे-छोटे होते हैं, लिम्स छोटे-छोटे होते हैं, ताकि हीट लॉस जो हो वो कम हो। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं एलन्स रूल। अगेन यहीं पे एक और चीज़ होती है कि जो पोलर सीज़ में जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, मैमल्स रहते हैं लाइक सील्स, वो क्या करते हैं, अपनी स्किन के नीचे थिक फैट की लेयर बना लेते हैं, जो कि इंसुलेटिंग भी देती है। अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी हीट का लॉस क्या होगा, कम होगा। ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स और अडेप्टेशन शो करती है जो फिजियोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजी को चेंज करना है, मतलब तुम हाई एल्टीट्यूड में गए, मान लो हाई एल्टीट्यूड में गए, तुम्हें घबराहट होने लगी, थकान होने लगी, पाल्पिटेशंस होने लगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है तुम्हारा, कम है, और अल्टीमेटली क्या होगी, तुम्हें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाना है, तो बॉडी खुद पे खुद अडेप्ट करेगा। बॉडी क्या करेगा, आरबीसीज के नंबर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की जो कंबाइन है, वो क्या बोलते हैं, बाइंडिंग अफिनिटी है, उसको कम कर देगा और साथ ही साथ तुम्हारी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा, ताकि तुम्हारा जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बॉडी पूरा कर पाए। ठीक है। देख लो, मान लो कुछ एनिमल्स है, हमें पता है कि नैनो टेम्परेचर रेंज पे ही रह पाते हैं, और कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया ये सब हो गए, ये तो कहीं भी रह पाते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे फिशेस है जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस भी रह सकते हैं। तो ये सारा क्यों हो पा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर अडेप्टेशन। अगेन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो मोर देन 100 टाइम्स प्रेशर, जहाँ पे प्रेशर 100 टाइम्स से भी ज्यादा नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर में, वहां पे भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन। अब कुछ हम लोगों को बिहेवियरल अडेप्टेशन डेजर्ट लिजर्ड्स में देखने को मिलता है। बिहेवियर मतलब क्या, जैसे मान लो ठंडी हुई, तो डेजर्ट लिजर्ड का क्या हुआ, बॉडी भी ठंडा होगा, तो वो अपने आप को क्या करेंगे, सन में ले जाएंगे, और वो वहां से सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे जब भी उनके बॉडी का टेम्परेचर नीचे गिरेगा। और जब उनको क्या मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा, या तो फिर जब उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब क्या करना है, तो अब वो जाकर के शेडी एरिया में चले जाएंगे, ताकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब वो थोड़ा सा क्या हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। ये सारा मीन्स ऑफ अडेप्टेशन है। तुम कैसे कैसे कंगारू रैट्स ने अडेप्टेशन किया, डेजर्ट एनिमल्स ने, डेजर्ट प्लांट्स ने अडेप्टेशन की, फिर तुम्हारे जो मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रह रहे थे उन्होंने अडेप्टेशन शो किया, जब हम ऊपर गए एल्टीट्यूड सीकनेस हुआ तो हमने अडेप्टेशन शो की, डेजर्ट लिजर्ड्स ने कुछ अडेप्टेशन शो की। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन थे, जो कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट शो कर रहे थे। यहाँ तक बच्चों एक बार हम लोग ने जो ओआरएस में लिखा है वो पढ़ लेते हैं। बच्चों सिंपल है। ओआरएस इकोलॉजी क्या है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या? एक्चुअली हम लोग पढ़ने वाले इंटरैक्शन, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का पढ़ा है। ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच का नहीं पढ़ा, वो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब हमें पता है कि 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहले एक ऑर्गेनिज्म होता है, वो मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं, वही मिलकर कम्युनिटी, और अल्टीमेटली वो मिलकर के बायोम्स बनाते हैं। डिफरेंट बायोम्स का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हमें पता है कि एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हर ऑर्गेनिज्म की एक नीश होती है। नीश क्या होती है कि वो अपनी एक रेंज ऑफ कंडीशन में सबको टॉलरेट करके वहां सर्वाइव करे, वहां के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना मैक्सिमम क्या करे, रोल अदा करे इकोलॉजिकल सिस्टम में, वो उसकी नीश होती है। अब जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे तुम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। प्लेन से माउंटेन की तरफ जाओगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। पोलर एरियाज में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तुम थर्मल स्प्रिंग्स में चले जाओ, टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब हर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। जैसे तुम्हें मैंगो ट्री कभी भी कनाडा जर्मनी में नहीं मिलेगी, स्नो लेपर्ड कभी भी केरला फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, ट्यूना फिश जो है कभी भी बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स नहीं मिलेगी। तो वो वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उसको यूडी बोलते हैं। जो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, उसको हम स्टीनोथर्मल बोलते हैं। यहीं पे आती है वाटर टॉलरेंस, वाटर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है। तो हमें पता है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी पानी पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए प्लांट वाटर का होना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वहां पे क्वालिटी ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट, कि वहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन, पीएच कंसंट्रेशन, ये सब चीज मैटर करता है। क्योंकि अगर इनलेट वाटर में देखो तो इट इज लेस देन 5, और वही सीज में जाओ तो इट इज 30 to 35, और हाइपोसैलिन लगून्स में जाओ तो इट इज मोर देन 100। सिमिलरली अगर तुम यूरी हैलाइट, यूरी हैलाइट ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं, जो टॉलरेट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज।
जो एक नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं और ये भी हमें पता है कि फ्रेश वाटर एनिमल्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सी वाटर में नहीं रह सकते और सी वाटर वाले फ्रेश वाटर में नहीं रह सकते। क्लियर? अब यहीं पे आती है लाइट। लाइट का क्या मतलब होता है? लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये तो हमें पता है, लेकिन लाइट सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं बच्चों, फ्लावरिंग जैसे एपिसोड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट एनिमल्स तो लाइट को यूज़ करते हैं कि कब उनको शिकार करना है, एज़ अ क्यू की तरह यूज़ करते हैं, एज़ अ गाइड की तरह यूज़ करते हैं कि कब शिकार करना है, कब रिप्रोडक्शन करना है, कब माइग्रेशन करना है, इस फॉर्म में। ओके, सॉइल का होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सॉइल के कंपोजिशन, उसमें ग्रेन की साइज़, एप्लीकेशन, ये सब डिटरमाइन करती है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है उस सॉइल की। उसके पैरामीटर्स लाइक पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोग्राफी, ये सब डिटरमाइन करती है कि उस एरिया का वेजिटेशन क्या है। ठीक है? हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स में जो चेंजेस आते हैं, तो उसको ऑर्गेनिजम्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? कुछ ऐसे जो हाईली कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग के पास कैपेबिलिटी होती है कि हम लोग अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रख सकें, डिस्पाइट बाहर कितना भी चेंजेस हो रहा हो। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टैसिस, ठीक है? तो ये हम लोग ऐसा कर पाते हैं बिकॉज़ वी हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट, एंड देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर और देयर इंटरनल कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू द आउटर कंडीशन। जैसे-जैसे बाहर का कंडीशन चेंज होगा, उनका अंदर का भी कंडीशन चेंज होने लगेगा। दे आर नोन एज़ कन्फॉर्मर्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, भाग जाते हैं। मान लो दिल्ली में गर्मी पड़ी, वो सर्दी के लिए कहाँ चले जाएँगे? शिमला चले जाएँगे। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं साइबेरिया से तुम्हारे भरतपुर जैसे राजस्थान जैसे स्टेट में भरतपुर की जगह पे लेकिन वहाँ पे नेशनल पार्क में रह रही है। और कुछ ऑर्गेनिज्म तो सस्पेंड हो तो हार ही मान जाते हैं। मेरे जैसा एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है, मुझे अनफेवरेबल लग रहा है, मैं स्पोर्स बना रही हूँ। मैं स्पोर्स बना सकता हूँ। प्लांट्स लोग भी अल्टीमेटली क्या करेंगे? उस टाइम पे जर्मिनेट नहीं करेंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगा वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एनिमल्स ना तो भाग सकते हैं, ना तो स्पोर्स बना सकते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? वो सोने चले जाते हैं। जैसे बियर्स हाइबरनेट करते हैं। जैसे स्नेल्स और फिशेस एस्टिवेशन करते हैं समर के टाइम पे। और एक ज़ूप्लैंक्टन स्पीशीज जो होती है वो डायपॉज स्टेज में चली जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चों आता है कि हाउ डू दे व्हाट इज़ एडेप्टेशन? हमें पता है एडेप्टेशन क्या होती है? एडेप्टेशन एक वैसी एट्रिब्यूट होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना या तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करता है या तो फिजियोलॉजिकल या तो बिहेवियरल चेंजेस करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल कंगारू रैट का हम लोगों ने पढ़ा। डेजर्ट्स में रहते हैं, अंदर ही फैट ऑक्सीडेशन से पानी बना लिया, यूरिन को कंसंट्रेट कर लिया ताकि पानी लॉस कम हो। डेजर्ट ट्रांसफॉर्मेटा को डीपर पार्ट्स में रखा ताकि तुम्हारा अल्टीमेटली वाटर लॉस कम हो। कैंप पाथ पे शो किया ताकि तुम्हारा वाटर लॉस कम हो। अगेन पंछी के पास तो लीव्स ही नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो उन्होंने फ्लैटेन स्टेम्स को वो जिम्मेदारी दे दी। उसके अलावा कुछ मैमल्स मैमल्स बोले कोल्डर क्लाइमेट्स में अरे मुझे तो अपने कान छोटे छोटे करने पड़ेंगे, लिम्स छोटी छोटी करनी पड़ेगी ताकि हीट लॉस कम हो। जैसे पोलर में कुछ सीज रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने स्किन के नीचे वाली लेयर पे एक थिक लेयर ऑफ फैट जिसको ब्लबर बोलते हैं वो लगाते हैं, जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है, जो कि अल्टीमेटली बॉडी हीट क्या करता है, कम यूज करता है। अगेन कुछ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं, हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, हमें ऑक्सीजन की कमी, जोर जोर से सांस लेंगे, फिर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी। ये सब क्यों? ताकि ऑक्सीजन डिमांड जो है बॉडी वो पूरा कर सके। अल्टीमेटली कुछ ऐसे एनिमल्स है जो कि एकदम सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे रह रहे हैं, लेकिन कुछ एकदम डीप सी इवेंट्स पे भी रह रहे हैं, कुछ तो मोर लो पार्शियल प्रेशर पे भी रह रहे हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके अलावा डेजर्ट लेजर्ड्स तो मस्त है, उनको ठंडी लगी सन में चले गए, उनको गर्मी लगी थी, सन में भी गर्मी लगी तो वो शेडी एरिया में आ गए। तो ऐसा बिहेवियरल एडेप्टेशन हम लोगों को डेजर्ट लेजर्ड्स में देखने को मिलता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है? तो अभी ना हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में सब कुछ कर लिया। ऑर्गेनिज्म ही मिलकर के पॉपुलेशन बनाते हैं। तो पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली पॉपुलेशन क्या हुआ बच्चों? आई होप मतलब पॉपुलेशन का मतलब तो सारे बच्चों को पता होगा कि अगर बहुत सारे स्पीशीज के इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज, ये बात तो हमें पता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक स्पीशीज की एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक साथ रह रहे हैं और ब्रीड कर रहे हैं और आपस में compete कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं सिमिलर रिसोर्सेज को, उसी को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है? तो एक एरिया में कोई भी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स ग्रुप्स में रह रहे हैं और शेयर या compete कर रहे रिसोर्सेज को आपस में इंटरब्रीड कर रहे, उसी को पॉपुलेशन बोलते हैं। ये बात तो क्लियर है अभी तक। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है? वहीं अगर पॉपुलेशन जेनेटिक्स और पॉपुलेशन इवोल्यूशन के बारे में तुम पढ़ रहे हो, तो वो पॉपुलेशन की इकोलॉजी हो गई। इसमें तो कुछ अलग से हाथी घोड़ा नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में तुम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? तुमको पता है एक ऑर्गेनिज्म ही पॉपुलेशन बनाएगा। तो पॉपुलेशन के पास ना कुछ एट्रिब्यूट्स होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं होते हैं। मान लो हम और तुम हैं, तो हम या तो हमारा डेथ होगा या तो हमारा क्या होगा, बर्थ होगा। लेकिन क्या पॉपुलेशन का डेथ और बर्थ हो सकता है? नहीं। एक पॉपुलेशन की डेथ रेट हो सकती है कि इतने लोग मरे और एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट हो सकती है कि इतने लोग पैदा हुए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक जगह पे 20 लोटस प्लांट है और फिर 8 न्यू प्लांट है, तो उस जगह का अगर बर्थ रेट पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 1/20, ठीक है? अगर मान लो वहां पे 40 फ्रूट फ्लाइज है, 4 मर गई, तो वहां का डेथ रेट पूछा जाएगा तो 4/40 दैट इज 0.1। तो एक ऑर्गेनिज्म का डेथ और बर्थ हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन का क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है? और क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म हम और तुम या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, लेकिन एक पॉपुलेशन मेल और फीमेल तो नहीं हो सकता। पॉपुलेशन में इतने परसेंट मेल इतने परसेंट फीमेल, मतलब पॉपुलेशन का क्या है, सेक्स रेशियो है।
ये बात तो हम लोगों को क्लियर है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गई बच्चों कि पॉपुलेशन में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एज के लोग होते हैं। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम, एक तो रिप्रोडक्टिव को बीच में ले लो, रिप्रोडक्शन से पहले जब जो बचपन वाला एज होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्शन के बाद वाला एज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो ये जो एज का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज पिरामिड्स बोलते हैं। एज पिरामिड के बेसिस पे तुम ये डिटरमाइन कर सकते हो कि उस एरिया का पॉपुलेशन कैसा है। मान लो कि प्री रिप्रोडक्शन के बीच में लिए प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो यही प्री रिप्रोडक्टिव तो रिप्रोडक्टिव में ऐड होगा, और फिर यही फ्यूचर में पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ऐड होगा। तो अल्टीमेटली ये पॉपुलेशन कैसा हो गया तुम्हारा, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन हो गया। लेकिन अगर तुम प्री और रिप्रोडक्टिव दोनों सेम है तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्टेबिलाइजिंग पॉपुलेशन हो जाएगा। प्री में भी उतना ही तो फिर रिप्रोडक्टिव में भी उतना जाएगा, रिप्रोडक्टिव से पोस्ट रिप्रोडक्टिव में उतना जाएगा, तो अल्टीमेटली ये एक्सपैंड नहीं करेगा, दिस इज स्टेबल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव कम और रिप्रोडक्टिव ज्यादा, तो प्री रिप्रोडक्टिव कम तो वही रिप्रोडक्टिव में गया तो वो भी कम जाएगा, वही पोस्ट रिप्रोडक्टिव में गया तो वो कम जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसे पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं। कोई भी पॉपुलेशन साइज कैसे पता करोगी, पॉपुलेशन साइज का बेसिक मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता करोगे। यूजुअली तुम बोलोगे कि नंबर से पता करेंगे, ठीक है, नंबर से तुम पता कर सकते हो, लेकिन हर बार क्या नंबर से तुम पता कर सकते हो, नहीं। जैसे मान लो तुम साइबेरियन क्रेन्स की बात की भरतपुर में 10 से कम है, और वही तुम कैमाटोमोनास की बात करो एक पॉइंट में कि वो मिलियंस में है, ठीक है, तो तुमने नंबर के बेसिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी बता दी। लेकिन क्या ऑलवेज ये तुम नंबर के बेसिस पे कोई जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हो, नहीं। क्यों, तुम फॉर एग्जाम्पल लो कि एक एरिया में एक बैंगन ट्री है और वहां पे बहुत सारी 200 कैनडी ग्रासेस है, तो तुम बोल सकते हो कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी कम है? नहीं। तुम यहाँ पे नंबर के बेसिस पे कर ही नहीं सकते, तुमको यहाँ पे फिर बायोमास लेना पड़ेगा, परसेंट कवर या फिर बायोमास लेना पड़ेगा, तब जाकर के तुम वहां पे उसकी डेंसिटी बता पाओगे। अगेन यही पे एक और एग्जांपल आता है, मान लो जहां पे इतने अनगिनत नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है, तो तुम उनको कैसे कैलकुलेट करोगे, फिश में, पॉन्ड में तुमको फिश को कैलकुलेट करना है, तो क्या तुम पॉन्ड के अंदर घुस के एक एक फिश को कैलकुलेट करोगे, ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल, ये फिजिबल ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे, एक ट्रैप पकड़ा, उसमें से जितने फिशेज आए उसको कैलकुलेट कर लिया, वैसे ही लेक में जितने फिशेज आए उसको कैलकुलेट कर लिया। एक तुम ये कर सकते हो, दूसरा तुम एक और काम यहाँ पे कर सकते हो कि मान लो तुम नेशनल, एक तो ये हो गया, अब मान लो तुम नेशनल पार्क है, तुमको बोले टाइगर को कैलकुलेशन करना है, तो क्या तुम टाइगर हर पूरे दिन दिन भर बैठे रहोगे, अच्छा ये टाइगर, अच्छा ये टाइगर, अच्छा ये टाइगर, इट इज नॉट विजिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो वहां पे तुम क्या यूज करते हो, यूजुअली पग मार्क्स देखते हो एंड फीकल पैलेट्स देखते हो कि कितना फीकल पैलेट्स है, कितना पग मार्क्स है, उसके बेसिस पे क्या होता है हमारा कैलकुलेशन होता है। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। पॉपुलेशन का ग्रोथ हमें पता है, या तो पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोइंग होगा, या तो पॉपुलेशन कैसा होगा, डिक्लाइनिंग होगा। ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये तो बेसिक तुमको भी पता होगा कि पॉपुलेशन का ग्रोथ और बढ़ना और कम होने का क्या मतलब है। बेसिकली अगर वहां पे कुछ लोग पैदा हो रहे होंगे तो वहां का पॉपुलेशन बढ़ेगा, कुछ बाहर से आकर के रहेंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, वही कुछ मरेंगे या फिर कुछ तुम्हारे वहां से चले जाएंगे तो पॉपुलेशन कम होगा। तो इसी को बस इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में, और फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया और इसका फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बेसिक्स, नेटालिटी क्या होती है बच्चों, कि कितने नंबर ऑफ बर्थ उस एरिया में हुए, तो कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ को एड ऑन करेगा। कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आए उस एरिया में, तो इमिग्रेशन अगेन पॉपुलेशन को ग्रोथ को क्या करेगा, ऐड करेगा। वही मोर्टालिटी, कितने लोग मरे तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन को कम करेगा। और इमाइग्रेट, कितने लोग वहां से गए तो अगेन वो पॉपुलेशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि अगर हम लोगों को पॉपुलेशन की डेंसिटी और टाइम t+1 में कैलकुलेट करिए तो उस पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी थी, प्लस उसमें कितने बर्ड और कितने बाहर से इमाइग्रेट होकर गए, माइनस कितने वहां पे डेथ हुए, प्लस कितने इमाइग्रेट होकर के चले गए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। नॉर्मली तुम्हारा क्या होता है, बर्थ एंड डेथ ही इंपॉर्टेंट है। इमाइग्रेशन, इमिग्रेशन ये सब तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है, बहुत लिमिटेड सीजन में होती है, तो इंपॉर्टेंट बर्थ और डेथ रेट है। लेकिन देयर सर्टेन फैक्टर्स, स्पेशल कंडीशंस में, जैसे मान लो जहाँ पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है इस पर्टिकुलर सीजन में, तो उस कंडीशंस में इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन का थोड़ा सा रोल होता है। अदरवाइज डेथ एंड बर्थ रेट, डेथ और बर्थ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोर्टालिटी एंड तुम्हारा नेटालिटी इज इंपॉर्टेंट। अगेन ग्रोथ मॉडल, कैसे तुम पढ़ते हो ग्रोथ को, बेसिकली ये ग्रोथ का पैटर्न क्या है। तो ग्रोथ का जो एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पैटर्न, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है ये हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मल सा चीज है, तो बस इतना समझो कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। लेकिन तुम्हें इतना तो पता है ना कि कभी भी रोज रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो सकते हैं क्या, नहीं। हमें पता है कि हमेशा ऐसा होता है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। क्यों, क्योंकि हमारी रिसोर्सेज क्या है, काफी लिमिटेड है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो बस थ्योरेटिकल है, बुक्स में ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कभी नहीं हो सकते। तो बस यहाँ पे इसको तुमको ग्राफ पे याद रखना है कि अनलिमिटेड का कैसा तुम्हें कर्व मिलेगा, तो एक जेल शेपेड कर्व मिलेगा, ठीक है। तो इसको तुम कैसे
शो करते हो, तो एन क्या है तुम्हारा? नंबर, पॉपुलेशन की साइज। तो तुम्हें पॉपुलेशन का ग्रोथ एक पर यूनिट टाइम बताना है, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या होगा? उस एरिया में कितने बर्थ हुए माइनस कितने डेथ हुए मल्टीप्लाइड बाय कितना पॉपुलेशन डेंसिटी उस टाइम पे था, तो वो बता देगा तुम्हें उस एरिया का पॉपुलेशन। अगेन यहाँ पे आर बी माइनस डी को मतलब जितना इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीजमेंट हो रहा है वहां पे पॉपुलेशन का, उसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो डीएन बाई डी को सिंपली हम लोग आर एन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे रैट के लिए ये आर की वैल्यू 0.015 है, वही फ्लोट बीटल के लिए 0.02 है, और एनिमल ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया में इज 0.0205। ये हम लोगों को याद रखना है। एंड दिस इज फॉर्मिंग अ जे शेपेड कर्व, तो डीएन बाई dt इज इक्वल टू आर एन, ये हमें याद है। ठीक है, और यहीं पे इसको हम लोग इंटीग्रल फॉर्मूला में भी इसको रख सकते हैं ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, जिसमें एनटी क्या होता है तुम्हारा? इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ आर टी। ठीक है, एनटी क्या हो गया? पॉपुलेशन की डेंसिटी टाइम टी पे। एन नॉट क्या हो गया? पॉपुलेशन की डेंसिटी टाइम जीरो पे। तो टाइम टी पे टाइम जीरो पे एक्सपोनेंशियल क्या हो गया तुम्हारा? बेस ऑफ द नेचुरल एल्गोरिथम। आर तो हमें पता है क्या होती है, आर वेल रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज प्लस टी एट टाइम टी। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रल फॉर्मूला में लिखे इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन आई डोंट थिंक ये पूछा, अच्छा एक बार पूछा गया है ई के बारे में, फॉर्मूलाज याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज ओनली थ्योरेटिकल। हमें पता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो उसमें कैसा कर्व मिलता है बच्चों, जो हर जगह हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं, सिग्मॉइड कर्व हम लोग पढ़ते हैं ना, यूजुअली हर जगह वैसे ही देखने को मिलता है कि एक लैग फेज होगी, फिर लैग फेज के बाद एक्सेलरेशन फेज होगा, फिर डेसेलरेशन फेज आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज, क्योंकि पहले रिसोर्स थोड़ा मिला, लैग फेज आई, धीरे धीरे ग्रो किया, फिर एक टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो किया, फिर रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया, ये सिम्टोम कंडीशन अचीव हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो कि कॉमनली देखने को मिलता है। अगेन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होती है, उसका ना वर्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, और इसका इक्वेशन क्या होता है? डीएन बाई dt इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, आर एन तक सेम है, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक वर्ड आती है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म की एक गिवन हैबिटेट में इनफ रिसोर्सेज होता है जिससे वो मैक्सिमम लेवल पे ग्रोथ कर सकता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म को कितनी उसकी कैपेबिलिटी है एक पर्टिकुलर रिसोर्स के प्रेजेंट में ग्रोथ करने की, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो गई। समझ आ गया कि उसके बियॉन्ड वो ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बियॉन्ड रिसोर्सेज भी क्या हो गए? लिमिटेड है, मिल ही नहीं रहे उसको। तो उसी उसी कैपेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी कैरिंग कैपेसिटी। उस स्पीसीज की यही कैरिंग कैपेसिटी, वो बस इतना दूर तक वो रिसोर्सेज को यूज करके ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो बस उसी को यहाँ पे यूज करना है। डीएन बाई dt इज इक्वल टू आर एन इज सिमिलर, फिर कैरिंग कैपेसिटी माइनस जो पॉपुलेशन की डेंसिटी अपॉन के। ठीक है, इसका ग्रोथ कर्व तो ये था जो हम लोगों ने बोला था कि सिग्मॉइड शेप का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम चीज लिखा है, एन तो पॉपुलेशन की डेंसिटी, आर वही इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, एंड सी इज द कैरिंग कैपेसिटी, जो कि यहाँ पे ज्यादा फिजिबल है और ज्यादा अप्रिशिएबल है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे आती है बच्चों लाइफस्टाइल वेरिएशंस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि डार्विन का जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो इवॉल्व करता है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड करती है, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश हो गए, बैम्बू हो गए, ये सब लाइफ टाइम में क्या करेंगे? एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जैसे बहुत सारे, मतलब बहुत बार वो अपने लाइफ टाइम में ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, अब कुछ होंगे जो स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, ऑयस्टर्स एंड पेलाजिक फिशेस, और कुछ होंगे जो लार्ज साइज के प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो जो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंट डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ठीक है, अब अभी तक हम लोग सिर्फ इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शंस पढ़े थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अभी तक आपस में इंट्रैक्शन कभी नहीं पढ़े। तो अब पता है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते रहते हैं। अब जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, उसमें ऐसा हो सकता है कि वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसको कुछ बेनिफिट दे, वो आपस में इंटरेक्ट करे तो दोनों को कुछ फायदा हो। तो फायदा हो तो कैसे पता चलेगा? प्लस से कुछ एड ऑन हो रहा है, उसको कुछ फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नुकसान हो जाए, तो नुकसान कैसे करेंगे? माइनस से करेंगे। और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि ना उसको फायदा हो रहा है ना हार्म हो रहा है। तो यही हम लोग इंटरेक्शंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारा का एग्जाम्पल बच्चों हम लोग कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इंट्रैक्शंस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होती है? कि एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक स्पीसीज के बहुत सारे टाइप्स रह रहे हैं, जैसे आपस में इंटरैक्ट करके, आपस में शेयर करके या आपस में compete करके, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके लिए। पॉपुलेशन की इकोलॉजी क्या हो गई? पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन के इवोल्यूशन को लिंक किया जा रहा है इकोलॉजी से। पॉपुलेशन और इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? पॉपुलेशन के पास ना एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट इंडिविजुअल के पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता। पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, बट इंडिविजुअल के बर्थ होते हैं और डेथ होते हैं। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है, इतने परसेंट फीमेल्स एंड इतने परसेंट मेल्स, बट इंडिविजुअल क्या होता है? ईदर मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं।
जितनी भी पॉपुलेशन है हमें पता है कि पॉपुलेशन में हर एज ग्रुप के लोग होते हैं तो जो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं उसको हम लोग एज पिरामिड बोलते हैं जैसे एक एक जिसमें एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होता है एक स्टेबल पॉपुलेशन होता है एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होता है तो एक प्री रिप्रोडक्टिव आता है फिर रिप्रोडक्टिव आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव वैसे ही स्टेबल तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन कैसा होता है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है तो वही एड ऑन होगा तो अल्टीमेटली वो एक्सपैंड करेगा स्टेबल कैसे होता है कि अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव तुम्हारा सिमिलर हो तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा स्टेबल पॉपुलेशन हो जाएगा लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम हो तो अल्टीमेटली क्या होगा तुम्हारा वो बाद में जाकर के भी कम हो जाएगा तो वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आ जाएगा, ठीक है? पॉपुलेशन की डेंसिटी हमें पता है पॉपुलेशन की साइज़ बताती है। क्या सिर्फ हमेशा नंबर के बेसिस पे हम लोग डिपेंड कर सकते हैं क्या? नहीं। परसेंट कवर या फिर बायोमास ये भी ब्यूटीफुल मीनिंगफुल मेजर होता है पॉपुलेशन साइज़ का। उसके अलावा क्या यहाँ पे मीनिंगफुल मेजर होता है कि कई बार हम लोग टोटल नंबर को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं जैसे फिशेज़ की पॉन्ड्स में हम लोग एक बार जितने फिशेज़ ट्रैप हुए वो कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग पग मार्क्स देख सकते हैं, हम लोग फीकल बैलेंस देख सकते हैं। अब हम कहते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ में। अब कितना नंबर वहाँ पे बर्थ हो रहा है वो ऐड ऑन करेगा पॉपुलेशन पे कितने लोग वहां पे आ रहे हैं कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ऐड ऑन करेगा पॉपुलेशन पे लेकिन कितने वहां पे डेथ हो रहे हैं और कितने वहां से इमाइग्रेट होकर के जा रहे हैं वो क्या करेगा पॉपुलेशन को कम करेगा इसी के बेसिस पे इसका इक्वेशन है ठीक है अब ग्रोथ मॉडल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड एक्सपोनेंशियल जे शेपेड ग्रोथ शो करेगा लेकिन जब रिसोर्स लिमिटेड होगी तो एक हम लोगों को लॉजिस्टिक ग्रोथ करवाएगी जिसमें एक लैग फेज होता है लैग फेज के बाद तुम्हारा क्या होता है बीच में एक्सेलरेटेड फेज आता है और अल्टीमेटली फिर लास्ट में डेसिलरेशन वाला फेज आ जाता है और इस ग्रोथ कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं वर्डहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ ठीक है फिर लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन वही था डार्विन का फिटनेस वाला थ्योरी तो हमें पता था कि हम लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करना है जिस हैबिटेट में वो लोग रहते हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो लाइफ टाइम में बस एक ही बार ब्रीड करते हैं कुछ बहुत बार ब्रीड करते हैं कुछ स्मॉल साइज के ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं कुछ लार्ज साइज के बनाते हैं तो लार्ज साइज के बर्ड और मैमल्स बनाते हैं स्मॉल साइज के ऑयस्टर्स बनाते हैं बहुत बार ब्रीड करने वाले बर्ड्स और मैमल्स है और एक बार ब्रीड करने वाले पैसिफिक सैल्मन फिश है अब हम लोग आते हैं इंटरैक्शन पे ये इंटरैक्शन बहुत मजेदार है इसको ध्यान से समझना और ऑलमोस्ट मुझे लगता है तुम लोगों को सब पता ही होगा मतलब कहीं ना कहीं तो सुन ही रखा होगा देखो म्यूचुअलिज्म आजकल तो रिलेशनशिप में इतना है कि वी आर म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ है हमारा सब लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ है तो म्यूचुअल ब्रेकअप का क्या मतलब होता है कि मुझे भी फायदा हुआ इस ब्रेकअप से और सामने वाली बंदी को भी फायदा था तो उससे म्यूचुअलिज्म बोल दिया तो स्पीसीज ए को भी फायदा हुआ स्पीसीज बी को भी फायदा हुआ दैट इज म्यूचुअलिज्म मेरे और तुम्हारे बीच में कंपटीशन है तो कंपटीशन क्या होता है हमेशा यूजुअली हेल्दी कंपटीशन तो जनरली नहीं होता कंपटीशन यूजुअली एक टाइम के बाद नेगेटिव ही हो जाता है जिससे बोला जाता है कि अपने आप से कम्पीट करो किसी और से मत करो क्योंकि वो अनहेल्दी होता है जनरली अगर आप किसी और से कम्पीट कर रहे हो तो उससे दोनों को क्या होगा नुकसान होगा कंपटीशन इज नॉट गुड ठीक है नॉट हेल्दी उसके बाद एक होता है प्रीडेशन शिकार करना तो एक जो शिकारी है उसको तो फायदा होगा लेकिन जिसको वो शिकार कर रहा है उसको क्या होगा नुकसान होगा पैरासाइटिज्म पैरासाइट क्या करते हैं हमारी बॉडी पे रहते हैं तो वो हमारे बॉडी को यूज कर रहे हैं उनको तो फायदा हो रहा है लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा हमें तो नुकसान हो रहा है पैरासाइट यूजुअली डिजीज भी कॉज करते हैं अगेन कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म वैसा इंटरेक्शन है जिसमें एक को भी नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा तो कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म तो बहुत खराब चीज है क्योंकि इसमें एक को फायदा हो गया लेकिन दूसरे को कुछ नहीं हुआ और इसमें एक को कुछ भी नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा कोई मतलब ही नहीं है इसका ठीक है तो यही जो डेफिनेशंस मैंने तुम्हें हिंदी में समझाया सेम चीजें इस पैराग्राफ में लिखी है अब हम लोगों को एक एक एग्जाम्पल से समझना है ठीक है एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे तो जब भी तुम्हारे दिमाग में प्रिडेशन या शिकारी का बारे में सोचते होगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है टाइगर और डियर ही आता है कि एक टाइगर है शेर है जो कि डियर हिरन को पकड़ रहा है वही प्रिडेशन है बट ऐसा नहीं होता यूजुअली बच्चों अगर कोई स्पैरो कोई मैना ये सब सीड खा रही है तो वो भी प्रिडेट ही कर रही है कोई एनिमल्स है जो प्लांट्स खा रहे हैं जो हर्बीवोर्स है वो भी तुम्हारे प्रीडेटर्स ही है क्योंकि वो दूसरों का शिकार मतलब दूसरों को खा रहे हैं सिमिलर मतलब ऐसे ही बोलने का यहाँ पे मतलब है ठीक है अब यहाँ पे क्या है कि प्रीडेटर्स हम लोग ऐसे यूजुअली मानते हैं कि प्रीडेटर्स क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर करते हैं दूसरे को खा रहे हैं तो उसमें एनर्जी है फिर उसको कोई खाएगा तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं बट ऐसा हमेशा नहीं होता प्रीडेटर्स सिर्फ तुम्हारे एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करते यहाँ पे क्या है कि प्रे पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल भी रखते हैं एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई और हमें ये भी याद रखना है कि अगर प्रेडेटर्स अब नहीं होंगे तो प्रे स्पीसीज क्या हो जाएंगे उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम लोगों को यूजुअली कंट्रोल में रखना है हम लोगों को उसको फास्ट ग्रो करने नहीं देना है इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्रेडेटर्स को रखते हैं तो ये इंटरेक्शन एक तरह से फायदेमंद भी है यहाँ पे एक और चीज होती है जो पियर कैक्टस होती है जो ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ठीक है वो भी एक तरह से प्रेडेटर था उन्होंने बहुत हेवॉक कॉज कर दी क्योंकि वो पूरे मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में ग्रो करती है लेकिन फाइनली वो जो इन्वेजिव कैक्टस था उसको कंट्रोल में कैसे लाया गया वहां पे एक मौत को इंट्रोड्यूस करके उसके नेचुरल हैबिटेट में तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया ये भी एक प्रिडेशन का एग्जाम्पल हो गया
ठीक है? ताकि वो कंट्रोल कर सके प्रे के पॉपुलेशन को। तो प्रेडेटर्स का काम क्या होता है? मेंटेन करना एक स्पीशीज़ की डायवर्सिटी को एक कम्युनिटी में, ठीक है? अगेन यहाँ पे तुम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट जाओ, तो वहाँ पे जो स्टारफिश पिजोस्टी है बच्चों वो भी एक प्रेडेटर है, ठीक है? जब सारे स्टारफिश को वहाँ पे रिमूव कर दिया गया, तो तुम्हें नोटिस किया कि वहाँ पे 10 स्पीशीज़ जो इनवर्टिब्रेट थी, वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर प्रेडेटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है? और ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके प्रे को, तो प्रे क्या हो सकता है? एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। तो प्रे स्पीशीज़ को भी इवॉल्व करना पड़ेगा ना डिफेंस मैकेनिज्म, ताकि वो प्रेडेशन के इम्पैक्ट से बच सके। तो यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ जैसे इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स हमें पता है, वो कैमोफ्लेज शो करती है। क्यों? ताकि वो ईज़िली डिटेक्ट ना हो पाए प्रेडेटर से। क्यों? ताकि वो उसके जो थोड़ा-सा नंबर ऑफ अमाउंट है वो मेंटेन रखे। नहीं तो सारा अगर प्रेडेटर्स उस पे भारी पड़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे? वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वैसे ही मोनार्च जो बटरफ्लाई होती है वो बहुत डिसटेस्टफुल होती है, क्योंकि वो उसके बॉडी पे एक स्पेसिफिक केमिकल होता है। तो अल्टीमेटली ये जो बटरफ्लाई इस केमिकल को कब एक्वायर करती है? जब वो अपने कैटरपिलर स्टेज में होती है और वीट पे खा रही होती है। तो कोई भी उसको खाएगा तो डिसटेस्टफुल होगा। अगेन ये उसका क्या अडेप्टिव मैकेनिज्म है। अब मान लो प्लांट्स के लिए हर्बीवोर्स प्रेडेटर है, ये हमें पता है। और 25% इंसेक्ट्स को हम लोग फाइटोफेगस बोलते हैं, क्योंकि वो प्लांट सैप पे खाते हैं या फिर कोई भी प्लांट के पार्ट को खाते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो प्लांट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स तो भाग सकते हैं, लेकिन प्लांट्स भाग नहीं सकते। तो प्लांट्स को अपने लिए कैसा मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा? प्लांट्स को अपने अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ केमिकल डिफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, जिससे प्लांट्स थॉर्न्स बना सकता है। अकेशिया और कैक्टस में तुम लोग वो देखते हो ना, कांटे कांटे, वो क्या उनका मैकेनिज्म है, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन से, ताकि उनको कोई मार ना सके। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं, जिससे हर्बीवोर्स जब उसको खाएंगे तो वो क्या कर जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो ये भी एक अडेप्टिव, ये भी उनमें देखने को हमें मिला। उसके साथ-साथ कैलोटॉपस, बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे कैलोटॉपस वीट ग्रो करता है अबंडेंट फील्ड्स में, प्लांट ना एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करता है। तो कैलोटोपिस के अराउंड कभी भी तुम कोई कैटल और गोट्स को नहीं देखोगे, क्योंकि ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है? और भी बहुत सारे निकोटीन, कैफीन, क्विनिन ये सब प्रोड्यूस होता है, जो कि डिफेंसेस की तरह काम करता है ग्रेजेस एंड ब्राउजर्स में। तो बच्चों ये जो पूरी स्टोरी हम लोगों ने एनसीईआरटी से रीड की, इसका एक छोटा सा समरी क्या हो गया? प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स मतलब शिकारी, ठीक है? तो शिकारी में क्या होगा कि एक को तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। लेकिन ये कई बार इस कैसे इसको फायदा हो रहा है? क्योंकि ये इसको खा रहा है, इसको एनर्जी मिल रहा है, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो एक फायदा ये हो गया। दूसरा, ये इसके पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रख रहा है, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये इस पे हावी हो जाता है, ये इसको एक्सटिंक्ट कर सकता है। उस टाइम पे इसको अपनी चालाकी दिखानी पड़ती है। जैसे कुछ ने कैमोफ्लेजिंग शो की, कुछ ने अपने आप को डिसटेस्टफुल बना लिया कि जब प्रेडेटर खाएगा तो मेरा टेस्ट ही नहीं अच्छा आएगा, तो वो कैसे खाएगा? ये सब तो बात हुई, मान लो एनिमल्स के लिए प्रिडेट करना बहुत आसान है या भागना बहुत आसान है, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो प्लांट्स ने क्या कर लिया? प्लांट्स ने थॉर्न्स बना लिए, या फिर प्लांट्स ने कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर दिए जिसकी वजह से वहां पे आसपास कोई भी उसका जो प्रेडेटर है वो आ नहीं पाए, ठीक है? तो ये बात होगी। कंपटीशन, सबसे खराब चीज कि दोनों के लिए नेगेटिव होना इस कंपटीशन, ठीक है? और कंपटीशन जनरली कब होता है बच्चों? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये याद रखना कि क्लोजली हमेशा आपस के लोगों में ज्यादा कंपटीशन होता है, ये नोटिस करना, ठीक है? compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, जो कि लिमिटिंग हो, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू। ऐसा माना जाता था कि ऐसा कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में होता है, लेकिन टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज में कई बार एक ही रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर सकता है। तो सर इसका एग्जांपल हम लोगों को पता है। फॉर इंस्टेंस मान लो तुम सैलो साउथ अमेरिकन लेक में हो, वहां पे फ्लैमिंगोज आ रहे हैं और वहीं पे रेसिडेंट फिश है। तो वो दोनों किसके लिए compete करेंगे? वो तो दूर से है, स्पीसीज तो अलग हो गई, लेकिन वहां पे जो फिशेज है, फिर वो दोनों के फूड कौन होगा? जू प्लैंक्टन होगा, चाहे वो दूर से आया है, चाहे वहीं का फिश है, खाना तो दोनों को जू प्लैंक्टन है। तो अल्टीमेटली दोनों एक ही चीज के लिए compete कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि जरूरी नहीं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए। उसके अलावा कई बार क्या होता है कि फीडिंग एफिशिएंसी एक स्पीसीज की रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज। मान लो हम लोग ऐसा समझते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी वहां पे कंपटीशन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार कंपटीशन इसलिए होता है क्योंकि दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, तो किसी ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में दूसरे ऑर्गेनिज्म की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाए। तो कंपटीशन का जो बेस्ट डेफिनेशन है ना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज, एक स्पीसीज की फिटनेस जो है वो लोअर हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? मान लो इतना दूर तक हमें समझ आ गया। उसके अलावा एक यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अबिंडन टॉर्टोइस का लेते हैं, गैलापेगोस आइलैंड में। वो एक्सटिंक्ट हो गया जब वहां पे गोट्स इंट्रोड्यूस हुए ऑन द आइलैंड। क्यों? क्योंकि गोट्स की क्या थी? ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज्यादा थी। तो वो भी क्या था? दोनों आपस में compete कर रहे थे। कंपटीशन इतना तगड़ा कि अल्टीमेटली क्या हुआ? एक स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट ही हो गया। उसके अलावा एक और चीज, इसको
अनदर एविडेंस फॉर ऑकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिटिव रिलीज। अब कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है बच्चों? मान लो एक स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है एक जोग्राफिकल एरिया में, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। वो एक्सपैंड किया उस अपने डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज में ड्रामेटिकली व्हेन द कंपीटिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। ठीक है, मान लो कोई एक स्पीसीज एक ही जगह पे रह रहा है क्योंकि उसको पता है कि वो कहीं और जाएगा तो उसको उसके सुपीरियर स्पीसीज मिल जाएंगे, इसीलिए वो वहां पे नहीं जा रहा। लेकिन जब उसके सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव किया तो ये यहाँ से क्या चला गया, वहां पे चला गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि तुमने देखा कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल डोमिनेट कर रहा था और एक्सक्लूड कर रहा था स्मॉल बार्निकल्स को फ्रॉम दैट जोन। तो इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन कार्निवोर्स। यहाँ पे बच्चों इसका बेसिक बोलने का ये मतलब था कि कंपटीशन से यूजुअली क्या होता है, जो सुपीरियर स्पीसीज होते हैं उनको फायदा होता है और जो इंफीरियर स्पीसीज होते हैं उनको फायदा होता है। एक तो एग्जाम्पल था कि एक तो डायरेक्टली एक्सटिंक्ट हो गया गैलापागोस आइलैंड में, हम लोगों को देखने को मिला कि वहां पे अबंडेंट टॉर्टोइज कंपटीशन से एक्सटिंक्ट हो गया, और एक हम लोगों को देखने को मिला कि बिकॉज ऑफ द कंपटीशन सुपीरियर स्पीसीज जो थे वो हर जगह हमें पाए जा रहे थे डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन जो इंफीरियर स्पीसीज थे वो एक एरिया तक लिमिटेड थे क्योंकि उनको पता था वो दूसरे एरिया पे जाएंगे तो वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कंपटीशन का इम्पैक्ट है। जैसे हम लोगों ने प्रेडेशन का इम्पैक्ट देखा कि प्रेडेशन के इम्पैक्ट पे तो प्रे ने अपने लिए क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म बताया, और यहाँ पे भी इसका एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म ही है कि वो एक जगह तक लिमिट हो गया क्योंकि वो कहीं और जाएगा, उसको पता है एक्सटेंट होने से अच्छा है क्या अपना एक जगह रहो लेकिन अच्छे से रहो। ठीक है, अब यहाँ पे आती है गॉस की एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल थी। ये बच्चों ध्यान से सुनना कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं तो कैनॉट कोएग्जिस्ट इनडेफिनेटली, ऐसा बोला जाता है, और कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन तो एक ना एक दिन एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसा गॉस ने बोला था। बट ऐसा एक्चुअली में ट्रू नहीं है बच्चों। मतलब सिंपल वर्ड में क्या बोलना चाहा कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते और अल्टीमेटली जो इंफीरियर स्पीसीज है वो खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, एक कंडीशन होती है बच्चों या फिर एक मैकेनिज्म बोल लो जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। हम लोग बोलते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज रिसोर्स पार्टिशनिंग। ये सब एनिमल्स लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैकार्थर ने देखा कि एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे वार्बलर स्पीसीज थे, उनका फोरेजिंग पैटर्न सेम था, फीडिंग पैटर्न सेम था, खाना उनको सेम खाते थे, लेकिन अब उनको सेम ट्री में भी रहना था। तो अब ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से वार्बलर्स के उन्होंने बोला नहीं, हम आपस में कंपटीशन से अच्छा है हम अपना जो ब्रीडिंग पैटर्न है, जो बिहेवियर पैटर्न है, वो फोरेजिंग एक्टिविटी का डिफरेंट कर लेते ताकि हम लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ रह पाए। तो शेयरिंग इज केयरिंग ये पहले प्लांट्स में एनिमल्स में पहले से ही स्टार्ट हो रखी थी, जो हम लोग बाद में पढ़ना स्टार्ट किए। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया? प्रिडेशन अच्छे से समझ गए, प्रिडेशन अच्छे से समझा, उसके बाद हम लोगों ने अभी कॉम्पिटिशन पढ़ा। कॉम्पिटिशन में बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉम्पिटिशन में कभी भी किसी का फायदा नहीं होता, ठीक है? और कॉम्पिटिशन ऐसा बोला जाता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोगों ने माइग्रेशन वाला पढ़ा कि फ्लैमिंगोज आए एक जगह पे जहाँ पे फिशेस प्रेजेंट थी, फिशेस जू प्लैंकटन खाएगी और फ्लैमिंगोज को भी जू प्लैंकटन खाना है, तो दोनों नॉट क्लोजली रिलेटेड है बट आपस में compete कर रहे हैं। अब compete करने से क्या होता है? ऐसा बोला जाता है कंपटीशन तभी होता है जब रिसोर्सेज अबंडेंट हो, बट ऐसा नहीं होता। कंपटीशन तब भी हो सकता है जब तुम्हारा रिसोर्स लिमिटेड हो। ठीक है, एक ये हो गया। उसके अलावा कंपटीशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आता है, तो कंपटीशन की वजह से मान लो जो सुपीरियर स्पीसीज है वो इंफीरियर स्पीसीज को एक्सटेंड भी कर सकती है, तो जो तुम्हारा इंफीरियर स्पीसीज है एक ही एरिया तक लिमिटेड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल में तो यही बोला जाता है अगर सेम रिसोर्सेज के लिए compete करो तो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बट एक कंडीशन थी बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशन, जिसमें ऐसा नहीं होता, वो शेयरिंग इज केयरिंग वाला था। वहां पे अगर सेम चीज के लिए वो आपस में compete कर रहे हैं तो वो अपना फोरेजिंग पैटर्न या अपना खाने का पैटर्न ये सब चेंज कर लेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ भाईचारे के फॉर्म में रह सके। ठीक है, ये हो गया कॉम्पिटिशन। अब तीसरा आता है बच्चों पैरासिटिज्म। पैरासाइट मतलब हमारे ऊपर वो फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, उसको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहने की जरूरत है ताकि वो होस्टिंग मैकेनिज्म को यूज कर ले और सर्वाइव कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे अच्छा मतलब हम लोग क्या करेंगे, पैरासाइट ना स्पेशल एडेप्टेशंस करता है, जैसे उसके पास अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं है, उनके पास अधेसिव ऑर्गन्स या शकर्स है ताकि वो होस्ट पर आ पाए, उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है, उनकी मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी ज्यादा है। यही सारे तो चेंजेस है जो जिसकी वजह से वो हमारे अंदर आकर के क्या कर रहा है, जिसको बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। तुम लोग जब एमबीबीएस में आओगे तो तुम लोग सेकंड ईयर के माइक्रो में पढ़ोगे ये सारी चीजें, जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूइड है, वो ट्रेमाटोड पैरासाइट है, उसके दो होस्ट होते हैं, स्नेल भी होता है, फिशेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पे रहता है और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मलेरियल पैरासाइट मस्कीटो को एज अ वेक्टर की तरह यूज करता है और हमारे को इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है हम लोगों को पैरासिटिज्म का मतलब क्या पता है, पैरासिटिज्म हार्म करते हैं होस्ट को। क्यों? क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल को, हमारी ग्रोथ को, हमारे रिप्रोडक्शन को कम करते हैं और खुद के रिप्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, अपने सर्वाइवल और ग्रोथ को बढ़ाते हैं और हमें क्या करते हैं, वीक कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे पैरासाइट
होते हैं बच्चों जो एक्सटर्नल सर्फेस बाहर पे ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्टोपैरासाइट जो हमें बाल में जू दिखती है दैट इज लाइस ऑन ह्यूमंस, और डॉग्स में जो टिक्स दिखती है वो क्या है, पैरासाइट, लेकिन वो हमें दिख रही है बाहर से, दैट इज एन एक्टोपैरासाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जो इनसाइड ग्रो करते हैं, बोलते हैं उससे पहले एक्टोपैरासाइट का एक और एग्जांपल कसकटा, एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि हम लोगों को हेज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हुए दिखती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग आते हैं एंडोपैरासाइट्स जो हमारे अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, लिवर में, किडनी में, लंग्स में, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और उसका एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होता है, तभी तो वो हमारे अंदर रह पाती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पैरासिटिज्म का, वो होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, पैरासिटिक बर्ड अपना एग को ले करता है इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, अपने होस्ट के नेस्ट में, घोंसले में अंडा ले करेगा और होस्ट को बोलेगा कि तुम उसको इंक्यूबेट कर दो। क्यों? क्योंकि जो पैरासाइट बर्ड का जो एग्स होगा वो रिजेंबल करेगा होस्ट के एग, ठीक है। तो अल्टीमेटली होस्ट उसको पहचान नहीं पाएगा और होस्ट उसको क्या करेगा, इंक्यूबेट कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कोयल, तुमने कभी नोटिस किया, जो कोयल होती है क्रो, नेबरहुड में हमेशा नोटिस किया होगा, कोयल अपने अंडे को कहाँ पे दे देती है, क्रो वाले नेस्ट पे, ताकि क्रो उसको क्या करे, इंक्यूबेट कर दे और अल्टीमेटली उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर जाए, उसका अंडा ग्रो करे और उससे वो हैच करे और फिर वो अपना लेकर के उड़ जाए, ठीक है। ऐसा हम लोगों को ब्रूड पैरासिटिज्म देखने को मिला, ठीक है। तो पैरासिटिज्म तो बहुत सिंपल था। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म को रहना, उसकी मशीनरी को, दूसरे ऑर्गेनिज्म होस्ट की मशीनरी को अक्वायर करके उसी की रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी को यूज करके खुद को मल्टीप्लाई करना और होस्ट को वीक कर देना। मतलब दो डिफरेंट बर्ड्स है, ये अपने अंडर इस बर्ड के नेस्ट में दे दिया, चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आती है बच्चों कमेंसलिज्म। मैंने कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को ना बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। एक ऑर्किड मान लो ग्रो कर रही है एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, ठीक है, ऑर्किड ग्रो कर रही है, बार्निकल्स ग्रो कर रही है बैक ऑफ द वेल में, ठीक है। बेनिफिट वाई, नीदर द मैंगो ट्री को कुछ नहीं हो रहा नॉट द वेल, मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा जब इस पे ऑर्किड ग्रो कर रही है, वेल को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा जब इस पे बार्निकल्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऑर्किड को तो मिल गया बेनिफिट और बार्निकल्स को भी मिल गया क्योंकि उसको ग्रोइंग के लिए जगह मिल गई। सेम जब कैटल इग्रेट्स जो होते हैं और ग्रेजिंग कैटल बच्चों, वो ना आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, ठीक है। ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। अब क्या होता है, जो कैटल इग्रेट है वो हमेशा फोरेज करते क्लोजली वहीं पे शिकारी करते जहां पे कैटल्स ग्रेज करती है। क्यों? अब ये कैटल इग्रेट्स वहीं पे क्यों फोरेज करे, वहीं पे क्यों शिकार करे, क्योंकि जब कैटल मूव करती है ना तो वो ना इंसेक्ट्स को फ्लश आउट करती है, ऊपर ऊपर इंसेक्ट्स उड़ेंगे, अब जब इंसेक्ट्स उड़ेंगे तो इग्रेट क्या करेंगी, उनको कैच करके तुरंत से खा जाएंगी। तो इससे इग्रेट को क्या हुआ, फायदा हो गया, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कोई फायदा हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा वैसे ही सी एनिमोन, सी एनिमोन के पास स्टिंगलिंग टैक्टिकल्स है और उसके ऊपर क्या रहता है, क्लाउन फिश रह रहा है। तो अब जब भी क्लाउन फिश को कोई प्रेडेटर खाने आएगा तो ये जो स्टिंगिंग टेंटेकल्स है तुम्हारे सी एनिमोन का, उससे क्या हो जाएगा, उसको प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो अगेन सी एनिमोन को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन क्लाउन फिश को क्या मिला, प्रोटेक्शन मिल गया उसके स्टिंगिंग कैप्सूल से। तो ये हम लोगों को याद रखना है। तो कमेंसलिज्म में क्या क्या एग्जाम्पल था, ऑर्किड मैंगो के ब्रांच पे ग्रो करना, उसके अलावा वेल्स पे कौन ग्रो कर रहा था, बार्निकल्स ऑन वेल्स, फिर कैटल ईग्रेट हो गया, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी एनिमोन एंड क्लाउनफिश, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग म्यूचुअलिज्म पे आते हैं। म्यूचुअलिज्म कुछ नहीं, वैसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा सबसे पहले हम लोग सेकंड चैप्टर में ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये माइकोराइजा के बारे में। माइकोराइजा क्या होता है, फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच का एसोसिएशन। हमें पता है फंगस क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। फंगस क्योंकि खुद का खाना नहीं बना सकता तो वो न्यूट्रिएंट्स ये सब अब्सॉर्ब करके दे देता है और प्लांट इन टर्न उसको क्या करती है, खाना बना करके देती है। तो ये एक एसोसिएशन हो गया। लाइकेंस वाला एसोसिएशन हम लोगों ने पढ़ा, फंगस और फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के बीच में। तो ये सब तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में ही ये वाला एसोसिएशन पढ़ लिया था। इनफैक्ट ये जो उसके बाद वाला एसोसिएशन है वो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा, ठीक है। एक और म्यूचुअलिज्म होता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, क्योंकि प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत होती है फॉर पॉलिनेटिंग द फ्लावर्स, और एनिमल्स को क्या मिल रहा है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि प्लांट्स क्या देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं एनिमल्स को। अब वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, पोलन के फॉर्म में दो या नेक्टर के फॉर्म में दो या जूसी और न्यूट्रिशियस फ्रूट के फॉर्म में दो। तो प्लांट तो पॉलिनेशन, प्लांट और एनिमल जो पॉलिनेटर के तौर पे यूज होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। वहां पे भी मैंने नेक्टर रॉबर्स के बारे में बताया था कि इंस्टेड वो चुरा लेते हैं, मतलब कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट से नेक्टर चुरा लेते हैं लेकिन पॉलिनेट नहीं करते, ठीक है। अब एक ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स स्पीसीज और मास
के बारे में भी पढ़ा था कि वास्प क्या करता है, फीमेल वास्प जो होती है वो फ्रूट को ओनली एज एन एग लेइंग साइट की तरह यूज करती है, बट यूजेस इट डेवलपिंग सीड विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। यहाँ पे फीमेल वास्प क्या कर रही है, एक तो अपना एग लेइंग का जगह भी उसने प्लांट पे बना लिया और साथ ही साथ वहां पे उन्होंने उसके सीड से नरिशमेंट भी डिराइव कर लिया अपने लार्वा के लिए। ठीक है, और उसने क्या किया, पॉलिनेट कर दिया फिग को व्हाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लेइंग साइट्स। तो ये एक म्यूचुअलिज्म देखने को मिला कि वास्प क्या करेगा, पॉलिनेशन कर देगा और अपने लिए क्या कर देगा, एग भी लेकर देगा, वहां पे जो न्यूट्रिशन है वो अपने लार्वा के लिए उसको भी डिटरमाइन कर लेगा। ये भी हम लोगों ने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ऑर्किड्स होते हैं ना बच्चों, सारे ऑर्किड्स रिवॉर्ड्स नहीं देते। कुछ ऑर्किड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं बच्चों ऑर्किड्स का। इसमें क्या होता है, ऑर्किड्स का जो एक पेटल है ना वो रिजेंबल करता है किसको, फीमेल बी को। अब क्या होगा, जो मेल बी है वो इसके पास आएगा, फीमेल बी समझ के इसके साथ कॉपुलेशन कर लेगा, इसके ऊपर पोलन आ गया। अब वैसे ही दूसरे अगर लीफ के पास चला गया, दूसरे पेटल के पास चला गया, तो अब ये जो पोलन इससे लिया, अब ये पोलन इसके पास आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इसने क्या किया, पॉलिनेशन कर दिया। अब मान लो कोई भी ऐसा मीन्स हुआ जिससे फीमेल बी ने अपने अंदर कुछ चेंजेस ला लिए और वो इस पेटल से सिमिलर नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस पेटल को भी अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इसको पॉलिनेशन करना है तो इसको इस फीमेल बी से रिजेम्बलेंस शो करना पड़ेगा। तो ये म्यूचुअलिज्म हो गया। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल तो हमें ऐसे भी क्लियर है। एक तो हम लोगों को लाइकेंस वाला एग्जांपल पता है, हम लोगों को माइकोराइजा वाला एग्जांपल पता है, हम लोग एनिमल और प्लांट पॉलिनेशन वाला एग्जांपल पता है कि नेक्टर के फॉर्म में इसको रिवॉर्ड मिल रहा है, अल्टीमेटली प्लांट का पॉलिनेशन हो जा रहा है। उसके अलावा फिग और वास्प स्पीसीज का पता है कि वास्प स्पीसीज पॉलिनेट कर रही है, फिग अल्टीमेटली उसको जगह दे रही है कि वो एग ले कर सके और न्यूट्रिशन भी दे रही है। साथ ही साथ एक ऑर्किड प्लांट है जिसका जो पेटल है वो फीमेल बी जैसा दिख रहा है, तो वो उसको पॉलिनेट कर दे रहा है और उसका स्यूडो कॉपुलेशन साथ साथ हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको एनसीईआरटी से भी पढ़ लेते हैं। सिंपल, हम लोगों ने क्या बोला, दोनों को फायदा हुआ, म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों को नुकसान, कंपटीशन। एक को फायदा एक को नुकसान इज प्रिडेशन, एक को फायदा एक को नुकसान इज पैरासिटिज्म आल्सो। कमेंसलिज्म में एक को फायदा एक को कुछ भी नहीं, और अमेंसलिज्म में एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं। तो प्रिडेशन का मतलब हम लोगों को पता ही है, प्रिडेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं। कैसे, क्योंकि वो प्रे स्पीसीज को क्या रखता है, अंडर कंट्रोल रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रे क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका जनरली प्रिडेशन का एग्जांपल हम लोग टाइगर एंड डियर सोचते हैं, बट ऐसा नहीं है। स्पैरो ईटिंग शीट्स भी तुम्हारा प्रिडेशन का एग्जांपल्स में आता है। तो जनरली प्रिडेशन से बचने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स और फ्रॉग्स, वो कैमोफ्लेज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कुछ पॉइजनस केमिकल्स को रिलीज करने लग जाते हैं, और मोनाज बटरफ्लाई क्या करते हैं, डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं प्रेडेटर्स के लिए। प्लांट्स तो भाग नहीं सकते, तो प्लांट्स कैसे प्रेडेटर से बचेंगे, तो प्लांट्स अपने अंदर थॉर्न्स बना लेते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल कैलोट्रोपिस जो है वो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकिन प्रोड्यूस करते हैं। अल्टीमेटली इस पे ग्रेजर्स और ब्राउजर्स आकर के क्या करते हैं, ग्रेज नहीं करते इन केमिकल्स की वजह से। अब बहुत सारे कॉम्पिटिशन, बहुत लोग आपस में एक दूसरे से कंपटीशन भी शो करते हैं। अब ये जो कंपटीशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, एक्सटिंक्शन भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा गॉस का प्रिंसिपल था कि जो कंपटीशन होता है वो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है, और कभी भी कोई दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर एक रिसोर्स के लिए कंपटीशन करे तो वो एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट हमेशा के लिए नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा ऐसा होगा कि जो इंफीरियर वाला स्पीसीज होगा एक ना एक दिन वो मर जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। एक कंडीशन होती है रिसोर्स पार्टीशनिंग, जिसमें शेयरिंग इज केयरिंग वाला जो रूल होता है वो काम करता है, जिसमें अगर दो स्पीसीज एक ही रिसोर्स के लिए compete कर रही है तो यहाँ पे वो कंपटीशन के बिना क्या करेंगी, वो अपनी फोरेजिंग पैटर्न को चेंज कर लेगी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ रह पाए। ठीक है, अब एक होता है पैरासिटिज्म, हमें पता है पैरासिटिज्म में भी कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो एक्सटर्नल सर्फेस पे रहते हैं, जैसे लाइस हो गया ह्यूमंस पे, कसकटा हो गया हेज प्लांट्स पे। वैसे कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे किडनी, लंग्स, ये सब में रहते हैं। और एक सबसे अच्छा एग्जांपल ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, जिसमें बर्ड क्या करती है, दो बर्ड्स होते हैं, जिसमें एक बर्ड क्या करती है, अपने अंडे को रिजेंबल कर देती है दूसरे होस्ट के अंडे से, और उसके घोंसले में जाकर के अंडा दे देती है। वो उसको इंक्यूबेट कर देगा और फिर वो ग्रो कर जाएगा, फिर वो लेट करके उड़ जाएगी वहां से। और एक होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा और एक को कुछ नहीं। जैसे ऑर्किड जब तुम्हारे मैंगो ब्रांच पे ग्रो कर रहा है तो ऑर्किड को फायदा हो रहा है, लेकिन मैंगो को कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे बारिकल्स जब बैक ऑफ वेल पे ग्रो कर रहा है तो बारिकल्स को तो फायदा हो रहा है, बट वेल्स को कुछ भी नहीं हो रहा। कैटल इग्रेट्स जब ग्रेजिंग कैटल पे, तो कैटल इग्रेट्स को तो अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स मिल जा रहे हैं, लेकिन ग्रेजिंग कैटल को कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे सी एनिमल्स पे जब क्लाउन फिश ग्रो कर रहे हैं तो क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिल जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमल्स, लेकिन सी एनिमल्स। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल्स तो हमें पता ही है, लाइकेंस होते हैं, माइकोराइजा होता है, और प्लांट्स और एनिमल के बीच के रिलेशनशिप्स होते हैं जो अभी हम लोगों ने सारे पढ़े। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।